If pressure is kept constant, then it is called as isobaric. Pressure constant throughout the process. प्रेशर अगर कांस्टेंट है थ्रू द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक. तो इसे आइसोबारिक कहेंगे. जैसे अगर मैं P वर्सेस V का अगर कहूं दूं, P वर्सेस V, और प्रेशर कांस्टेंट मींस जनरली रिएक्शन कौन से वेसल में होगी, ओपन में कि क्लोज्ड में? क्लोज्ड में. रिएक्शन होगी ओपन वेसल. ओपन वेसल में प्रेशर कौन सा लगेगा? एटमॉस्फेयर का. वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर. तो इसलिए ओपन वेसल में. ये आइसोबारिक प्रोसेस समझ आ गया कि नहीं? P वर्सेस V, ये आइसोबारिक प्रोसेस समझ आ गया कि नहीं? क्लियर? दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस. इस केस में आइसोबारिक प्रोसेस में C इक्वल टू Cp हो जाएगा, है ना. मोलर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. और आइसोकोरिक में क्या होगा? वॉल्यूम जब कांस्टेंट. क्लोज वेसल. वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा? जब वेसल कैसा होगा? क्लोज. तो इसमें ध्यान रखना है, आइसो इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर थ्रू आउट द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक. तो आइसोकोरिक क्या हो, और इस केस में C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cv हो जाएगा. C इक्वल टू Cv हो जाएगा, और इसका कर्व जो बनेगा इस तरह से बनेगा. समझ आ गया कि नहीं? इसमें वॉल्यूम क्या है चेक कर लो. P वर्सेस V, वॉल्यूम कांस्टेंट. C इक्वल टू Cv. जैसे ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन. इन आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, internal energy and enthalpy, internal energy and enthalpy are, ऑप्शन दे दिया, decreasing, increasing, zero, constant. आइसोथर्मल प्रोसेस में हाँ डी आंसर आ जाएगा. क्लियर है सबको? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं. डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या थे? जीरो थे. डेल्टा एच जीरो मतलब H2 इक्वल टू H1, H2 माइनस H1 जीरो हो गया. H2 इक्वल टू H1 मींस कांस्टेंट. समझ आई बात कि नहीं? डेल्टा एच जीरो है तो H2 इक्वल टू H1 हो जाएगा, और डेल्टा ई जीरो है तो E2 इक्वल टू E1 हो जाएगा. डेल्टा ई जीरो तो क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू E1. क्लियर हो गया कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर. आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या रहते हैं? कांस्टेंट. और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता तो क्या कांस्टेंट रहेगा? अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट तो है ही कांस्टेंट, और क्या है? नो हीट चेंज होगा ना. और क्या था? एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिखी थी उस समय, नहीं यार किसी को. एंट्रोपी नहीं आ रहा है एज कांस्टेंट. एंट्रोपी चेंज नहीं होगा. एंट्रोपी कांस्टेंट. एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच जीरो होगा, एंट्रोपी क्या होगी? कांस्टेंट. लिखा था ना पीछे एंट्रोपी कांस्टेंट. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इसके अंदर ध्यान रखना. नेक्स्ट नोट करना है. एक हम लिखेंगे, एक प्रोसेस और लिखेंगे, एक प्रोसेस और लिखेंगे. ये ध्रुव सोमानी, ध्रुव. यस सर, कर लिया माइक बंद. शरद तू भी कर दे. नेक्स्ट नोट करेंगे. नेक्स्ट लिखना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये नीट के अच्छे क्वेश्चंस में या एडवांस में काउंट होगा, और टॉपिक भी ये केमिस्ट्री में नहीं लेते हैं इसको, फिजिक्स का टॉपिक है. एक बार देख लेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें हम सारे प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं. उसमें से आया ना, इतनी दूर से आया इसलिए. और नहीं है उसमें शटर है, ऑन नहीं है. फिर कब आएंगे? अब अगले साल आएंगे. नेक्स्ट नोट करेंगे. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV रेज टू N इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV रेज टू N इज इक्वल टू कांस्टेंट. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहो N की, और सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे. N इज इक्वल टू क्या है? जीरो पुट किया, N जीरो पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? P कांस्टेंट आ जाएगा. प्रोसेस क्या हो गया? आइसोबारिक. N इक्वल टू 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? N इक्वल टू 1 पुट करो, PV कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल.
n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दो तो क्या हो जाएगा आइसोकोरिक आइसोकोरिक n इज इक्वल टू गामा पुट कर दो तो क्या हो जाएगा एडियाबैटिक। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, ये क्या है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी रेज टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसके लिए जो C है, C जो है वो हीट कैपेसिटी है इसकी, जैसे क्वेश्चन 2006 में और आगे भी रिपीट हुआ है IIT एडवांस में। C जो हीट कैपेसिटी है इसकी वो ऐसे दी जाती है CV प्लस R बाय 1 माइनस n, CV प्लस R बाय 1 माइनस n। और वर्डन जो होता है दोनों डिराइव कर सकते हैं हम, ये होता है P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके, तो खुशी है स्कूल के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा कोर्स में कहीं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नोट कर लिया क्या? नोट कर लिए? अब एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ डेरिवेशन का, करोगे तुम? और डेरिवेशन करनी है तो किससे ट्राई करेंगे डेरिवेशन? टीवी रेज टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट है, या टीवी और टर्म्स क्या थी इसमें, टीवी रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, या फिर टीपी 1 माइनस n अपॉन में n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान आ गया कि नहीं? ये बस वहां पे मैंने गामा लिखा था एडिमेटिक में, यहाँ पे लिख दिया n। अब ध्यान देना एक बार डेरिवेशन पे, डेल्टा में हिंट दे रहा हूँ सिर्फ इसका, शायद इसमें कैलकुलेशन आएगी थोड़ी सी। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, क्यू हो जाएगा यहाँ से डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, हमें वो निकालना है ना हीट कैपेसिटी, क्यू हो जाएगा डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, क्यू को लिख दिया मैंने एन सी डी टी, कोई डाउट किसी को? और डेल्टा ए को लिख दिया एन सी वी डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, और वर्डन को लिख दिया प्लस आ जाएगा ना प्लस पी एक्सटर्नल डीवी। क्या किसी भी टर्म में कोई डाउट है? एक बार चेक कर लो किसी भी टर्म में कोई अगर डाउट हो तुम। क्यू इक्वल टू सी डी टी प्रूफ किया हुआ ना हमने, और एन मोल्स के लिए क्या हो जाएगा एन सी डी टी, प्रूफ किया हुआ ना ये। और डेल्टा ई क्या है एन सी वी डी टी, और वर्डन होता है क्या माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो प्लस पी एक्सटर्नल डीवी, वर्क ऑफ एक्सपेंशन लेके जाते हैं। ये आ गया यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए सी, सी चाहिए तो किससे डिवाइड कर देंगे एनडीटी से, क्या आ गया सी टू सी वी प्लस पी एक्सटर्नल, या पी लिख रहा हूं मैं इसको सिर्फ, पी बाय एन डी टी डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। समझ आ गया कि नहीं? अब तुम्हें दिख रहा है ये वाली टर्म को मैं क्या प्रूव करूंगा, इसको क्या प्रूव करेंगे आर अपॉन में 1 माइनस एन, अभी तो पीछे लिखा है ना मैंने, इसी को तो प्रूव करना है आर अपॉन में 1 माइनस एन, सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस एन लिखा है कि नहीं मैंने? तो ये प्रूफ कहां से होगा? वी और टी की रिलेशन देखो इसमें, ये वाली है वी और टी की रिलेशन देखो बात, ये है कि नहीं? ये है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ एक बार, रफली मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। T इज इक्वल टू के इंटू वी रेस टू 1 माइनस एन लिखता हूँ कि नहीं? ये लिखते हैं ना, तो डी टी बाई डीवी निकाल रहा हूँ मैं इधर से, डी टी बाई डीवी चाहिए मेरे को क्या डीवी बाई डी टी, फिर उसका उल्टा कर देंगे। डी टी बाई डीवी क्या होगा देखो, के कांस्टेंट 1 माइनस एन बाहर, 1 माइनस एन माइनस 1 आ जाएगा पावर में, 1 माइनस एन माइनस 1 आएगा, उसको मैं बाई वी लिख रहा हूँ, कोई डाउट? डिफरेंशिएट किया सिंपली बिल्कुल, x रेस टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1। इसी तरह समझ आ रहा है सारा? समझ आ गया कि नहीं? dt बाई dv की वैल्यू नहीं क्लियर हो रहा है तो k इंटू 1 माइनस एन, ध्यान देना एक टर्म मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये k इंटू वी रेस टू 1 माइनस एन, ये क्या है t है कि नहीं? ये t है ना, तो t बाय v 1 माइनस एन, इसका उल्टा प्रूफ करना है, पुट करना है इस इक्वेशन में, उल्टा पुट करना है कि नहीं, क्योंकि dt बाई dv निकला है, dt बाई dv निकला ना, तो इसका उल्टा पुट कर दो यहाँ पे, मैं यही पुट कर रहा हूँ cv प्लस p बाय n, और t इंटू 1 माइनस एन नीचे आएगा और ऊपर आएगा v। अब pv बाय nt क्या होता है, pv बाय nt क्या होता है r, हो गया प्रूफ कि नहीं? नहीं समझ आया सर बड़ी तो प्रेशर एक्सटर्नल वाला है ना? हाँ वही चीज है ना, तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सेम लेके चलेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा सॉल्व।
सही ना, Okay, दोनों को एक sir. एक मान के किया हुआ है। CV प्लस R बाय 1 माइनस n। सर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रिवर्सिबल है? इस इक्वेशन के लिए ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोला है ना, तो इस तरह से मान लें पॉलीट्रॉपिक यानी हर एक के लिए वैलिड हो, हर एक के लिए वैलिड होगा तो सराउंडिंग्स में ही कंसीडर करेंगे इसको। ओके सर। तो सराउंडिंग ज्यादातर रिवर्सिबल ही होती, तो इसलिए ऐसे ही मान के करना है इसको। इसके बारे में ना कुछ बताया नहीं है, इसी तरीके से डेरिवेशन करनी है। ओके सर। ये फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 2006 में जो IIT का क्वेश्चन आया था, अभी तो तुमसे हो जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन मेरे को देखता हूँ एग्जैक्टली याद है कि नहीं। क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया पूरा क्या? नोट कर लो, पहले वो नोट कर लो। कर लिया नोट? अब देखो क्वेश्चन जो आया था 2006 में IIT के अंदर क्वेश्चन आया था, फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस, ध्यान सुनना लाइन में एक बार बोलूंगा सिर्फ। फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस P by V is equal to constant, P by V is equal to 1, calculate its heat capacity। क्या होगा आंसर? जल्दी से देंगे आंसर इसका, और इसका पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा ऑनलाइन में, वो बड़ा क्वेश्चन होगा, वो पूरा सॉल्व करना होगा, वो ऑनलाइन में सो होगा। कैलकुलेटेड्स के बाद क्या लिखा है? इट्स हीट कैपेसिटी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। मैंने तो गर्व मैंने बोला था ना, क्वेश्चन एक बार तो सुन जरूर, और तू रिपीट करवाता तो और ऑड लगता है। फॉर ए मोनोटोमिक गैस P by V is equal to 1, कैलकुलेट इट्स हीट कैपेसिटी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। भव्या, भव्या, यस सर। भव्या तुम्हें लेक्चर्स मिल गए थे क्या? यस सर, कल वाला मिल गया था। चलो सही, वो कर लेना एक बार है। और भव्या सर कोई वो भी मैंने चैप्टर जब कर तुम कर लेते हो, कोई भी हाँ जी। चैप्टर अगर तुम्हारा पूरा हो जाता है ना, मेरे को एक बार मैसेज कर दिया और मैं तुमसे सुन लूंगा एक बार। ठीक है सर। बोलना किसी को आंसर, किसी को आंसर बोलना, सबको निकलना चाहिए आंसर इसका। इजी क्वेश्चन है ये। फॉर ए मोनोटोमिक गैस P by V is equal to 1, कैलकुलेट इट्स हीट कैपेसिटी। 2R बिल्कुल सही है, गर्व का सही आंसर। सिर्फ देखो इसमें PV रेज टू माइनस 1 ये आया, PV रेज टू माइनस 1 आ गया, PV रेज टू माइनस 1 ये आ गया 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई? -1, n की वैल्यू -1 आ गई। अब C क्या होता है? CV प्लस R बाय 1 माइनस n। अगर मोनोटोमिक गैस है तो CV की वैल्यू क्या होती है? 3/2R प्लस R अपॉन में 1 माइनस -1। और तुमने से किसी से निकला है, आंसर आ गया 2R। ये तुमसे किसी से नहीं हुआ है, जबकि गर्व अकेले ने आंसर निकाला है। सिद्धि, यस सर। सिद्धि आंसर नहीं निकाला ये वाला? तो मैंने आपको भेज दिया था पहले। तो भेज दिया। प्रियंका, यस सर। प्रियंका निकाला था आंसर कि नहीं? यस सर, निकल गया था। प्रियंका क्लासेस मिस मत करो, उस दिन वेडनेसडे को आए नहीं तुम। हाँ सर, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर। चलो कुछ ट्राई करो, ऑफलाइन में क्लास में जरूर आया करो, उसमें काफी चीजें बता सकती है। चलो अब ये यहाँ पे समझ आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 2R, सही ना? C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2R। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गर्व से निकला है, सिद्धि से निकला है, और किससे निकल गया था? यहाँ किससे निकला? चलो नोट करना फिर आगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, मैं इसका क्वेश्चन जो है बाद में ही कराऊंगा इसका क्वेश्चन, सही। नेक्स्ट नोट करना है आगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, 500 प्रोसेस हो गया ना ये।
एक ये चीज बता दो। अनुराग कुछ पूछना है? अनुराग देखो, ये प्रोसेस तुम्हें बताना है कौन कौन से। वो गलती से अच्छा सही, ये प्रोसेस तुम्हें बताने कौन कौन से, ए बी सी और डी। जल्दी से बताएंगे ये प्रोसेस। ए बी सी डी सबको पता है ये प्रोसेस कौन कौन से हैं। ए प्रोसेस कौन सा है? आइसोबैरिक। डी कौन सा है? और एक बी आइसोथर्मल और सी एडिप। चलो ये सबको पता है इसका मतलब। नेक्स्ट अब मैंने तुमसे पूछा यहाँ पे वर्क एडियाबैटिक ज्यादा है कि वर्क आइसोथर्मल ज्यादा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है। T1 T2 और T3 में रिलेशन क्या होगी? हाँ सही है, आर्यमन देख लिया मैंने। वर्क एडियाबैटिक ज्यादा है कि वर्क आइसोथर्मल ज्यादा है। दूसरा है T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन, T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, T3 बड़ा है या इक्वल है, क्या है? बोलो। वर्क वाला फिर भी निकल जाएगा, टेम्परेचर वाले में कई बार दिक्कत आ जाती है। सर T1 greater than T2 greater than T3। T1 greater than T2 greater than T3। So अनुराग का T1 is equal to T2 greater than T3. T1 is equal to T2 greater than T3। ये गर्व का सही है। गर्व का सही, इधर भी किसने बोला अभी? दूसरे गर्व का भी सही है। तो इसमें पहले तो देखेंगे वर्क डन, वो मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर वाला। वर्क डन देखो, अगर मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल के केस में वर्क डन ये होगा एरिया अंडर द कर्व। जो आइसोथर्मल का वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द कर्व आएगा। और ऐसी एडियाबैटिक के अंदर, एडियाबैटिक के अंदर आइसोथर्मल में बता दिया मैंने, ये इसके अंदर एरिया जो आ रहा है ना, ये। और एडियाबैटिक के अंदर क्या आ जाएगा? अगेन एरिया अंडर द कर्व, वो ये है। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये? तो अब कौन सा वर्क डन ज्यादा हुआ? आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल का क्या है? वर्क डन ज्यादा है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। क्लियर हो गया कि नहीं? यही बता रखा ना मैंने, एरिया अंडर द कर्व पीटीवी, वही तो था वर्क डन। तो इसलिए आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। और अगर मैंने टेम्परेचर पूछा है, मैं ही हटा रहा हूं पहले यहां से। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था बहुत इंपॉर्टेंट, किया सबने कि नहीं? तीनों वर्क डन निकालने थे उसमें, और वहां से पता लगेगा कि वर्क डन क्या पाथ डिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये मैंने बोला T1 T2 और T3। अब ये आइसोथर्मल है अगर, तो T1 इक्वल टू क्या होगा? T2 होगा। और तुम्हें ध्यान होगा एडियाबैटिक के अंदर अगर एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर फॉल करता है कि नहीं? बताया था पीछे कि नहीं? इंटरनल एनर्जी यूज होती है काम करने के लिए, इंटरनल एनर्जी यूज होगी तो डेल्टा ई नेगेटिव, डेल्टा ई नेगेटिव तो एनसीवीटीटी नेगेटिव, एनसीवीटीटी नेगेटिव तो T2 लेस देन T1। याद आया कुछ कि नहीं? और नहीं समझ आया तो बहुत सिंपल तरीके से करो। हाँ, T3 जो है वो क्या होगा? लेस देन T2। कैसे? देखो, अगर मैं सेम वॉल्यूम पे देखूं, सेम वॉल्यूम पे किसका प्रेशर ज्यादा? T2 का। सेम वॉल्यूम पे T2 का प्रेशर ज्यादा, कोई डाउट तो नहीं है? सेम वॉल्यूम पे, यहाँ वॉल्यूम सेम रखा, सेम वॉल्यूम पे T2 का प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा ना ये वाला देखो, T2 का प्रेशर ज्यादा। पी इन आर होता है, एनआर कांस्टेंट, V को कांस्टेंट रख दिया मैंने, तो P डायरेक्टली टू T आ रहा है। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका T2 क्या होगा? उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए भी यहाँ से पता जाएगा कि T2 ग्रेटर देन T3 है। कोई डाउट तो नहीं है? तो एक ध्यान रखना, हर कोई ये सोचता है कि T1 डेल्टा T तो 0 होता है आइसोथर्मल के लिए, डेल्टा T 0 तो T1 T2 है तो नेचुरल सी बात है T3 बड़ा ही होगा। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो एडियाबैटिक का टेम्परेचर फॉल करता है अपॉन एक्सपेंशन। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया, यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। T3 जो है वो लेस देन T2 होगा, T3 लेस देन T2। समझ आ गया कर्व से कि नहीं? ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में आया था, जो मैंने अभी तुमसे पूछा है। तो तुम्हें पता नहीं किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का आइसोथर्मल का? चलो ये तुम्हें क्लियर है। नेक्स्ट है वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। मैं तुम्हें शायद फॉर्मूला बता चुका हूँ, ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ, नहीं बताया? चलो कुछ नहीं होता। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक, वर्ड ध्यान रखना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोल रहा हूँ मैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो डेल्टा ई क्या होता है, इसी से करेंगे ना। वर्क डन क्या होता है, डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू लेगा, वर्क यहाँ पे एडियाबेटिक निकालना है, तो क्या जीरो हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया, तो वर्क एडियाबेटिक क्या आ गया, एनसीवीडीटी, एनसीवीडीटी। और अभी तुम्हें मैंने पीछे बताया सीवी जूड क्या था, नहीं याद, एन आर बाई गामा माइनस वन, नहीं आ रहा है ना, एन आर बाई गामा माइनस वन। और एनसीवी dt को भी एनसीवी T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, एनसीवी T2 माइनस T1 ये भी लिख सकते हैं। और टेम्परेचर कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये आ गया। और एक और टर्म लिखते हैं इसको, मैं एक और टर्म बता रहा हूं मैं, T2V2 माइनस P1V1 बाई गामा माइनस वन। इस टाइप का वर्डन अभी मैंने पीछे बताया था, एक जगह कहां बताया था, पॉलीट्रॉपिक में। गामा की जगह क्या आया था, n माइनस वन, याद आ गया कि नहीं, गामा माइनस वन है तो n माइनस वन था। प्रूव हो गया कि नहीं, चेक करोगे इस रिलेशन से। nRT2, nRT2 को क्या पुट कर सकते हैं, nRT2 को P2V2, और nRT1 को क्या पुट कर सकते हैं, P1V1। समझ गए कि नहीं है, तो यहां से प्रूव हो जाएगा। ये तीनों वर्डन किसके हैं, ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और अगर मैं बोलता हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन या फाइनल टेम्परेचर, वर्क डन एंड फाइनल टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है। वर्क डन एंड फाइनल टेम्परेचर ड्यूरिंग irreversible adiabatic process, work done and final temperature during irreversible adiabatic process, what is अपना irreversible adiabatic process, work done during work done and final temperature during irreversible adiabatic process। सही ना, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें आएगा डेल्टा ई क्या आएगा, Q प्लस W, डेल्टा ई क्या आएगा, Q प्लस W। अब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q क्या हो जाएगा, जीरो। न्यूमेरिकल की फॉर्म में करना है इसको, पूरा न्यूमेरिकल की फॉर्म में, Q जीरो हो गया, मैं हटा रहा हूं उसको यहीं से, डेल्टा ई आ गया W के इक्वल, W क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल dV। अच्छा ये आ गया। डेल्टा ई क्या होता है, NCV dt, NCV dt को T2 माइनस T1 लिख दो, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर मेरे को निकालना है, NCV dt यानी T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल dV। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल मानते हैं कि नहीं, अगर दिया है तो बात अलग है, अदरवाइज फाइनल प्रेशर क्या होता है, P एक्सटर्नल के इक्वल। तो माइनस में इसको P2 लिख दूं बार, P2 और V2 माइनस V1 है, V2 को लिखा मैंने nRT2 बाय P2 माइनस nRT1 बाय P1। क्या लाइन समझ आ गई कि नहीं है, एक बार चेक कर लो, बस निकल गया यहाँ से फाइनल फाइनल टेम्परेचर। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, वो कैसे होता था, यहाँ से प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, प्रेशर यहाँ से डायरेक्ट मैंने फॉल किया तो वॉल्यूम एक साथ बढ़ गया, याद आया कि नहीं है, तो ये आपका प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे आ गया। अब सीवी का क्या लिखते हैं हमेशा, सीवी का क्या लिख देंगे, आर बाई गामा माइनस वन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एनआर कैंसिल हो जाएगा, एनआर में कॉमन ले रहा हूं, एनआर P2 T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1। अब एनआर कैंसिल हो गए तो निकाल लोगे इससे T2, निकाल लोगे इससे कि नहीं, P1 P2 गिवन होने चाहिए और इनिशियल टेम्परेचर गिवन होना चाहिए। गैस के बारे में अगर मोनोटॉमिक या डायटोमिक है उससे क्या पता लग जाएगा, गामा, तो फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा कि नहीं। जानना, अगर मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊं तो तुम्हें आने चाहिए, फिर न्यूमेरिकल्स के अगर मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूं तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे तुमसे। ये क्लियर होगी डेरिवेशन की नहीं, डेरिवेशन क्लियर है भाई। तो ये T2 निकाल लेना इससे, सही ना, T2 से निकाल लेना, T2 जो निकलता है वो निकाल लेना उसको। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, गैस से एक बार निकाल के देखो, आगे निकालो T2 क्या आ रहा है,
T2 माइनस T1 अपॉन में गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस तो है ही यहाँ पे, T2 को जब अंदर ले जाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा माइनस, चलो इसको माइनस यहीं ले लेते हैं, तो और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा P2 T1 बाय P1, यही आएगा कि नहीं, और इनटू गामा माइनस 1 कर देना और T1 हो जाएगा कि नहीं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ उसको। मैंने कितनी डेरिवेशन कराई है आज, 3-4 डेरिवेशन कराई है आज। जिसको अपना एडवांस लेवल पे, नीट पे, टॉप लेवल पे तैयारी करनी है, वो डेरिवेशन को 2-2 बार जरूर लिख लेना, ये वाले डेरिवेशन को। आज वाला काम जो भी कराया ना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का काम था स्कूल लेवल के लिए, नहीं तो पूरा एंट्रेंस लेवल का ही काम था सारा। डेरिवेशन जरूर कर लेना, नहीं तो आगे न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल समझेंगे सारे आंसर रिलेटेड। तो यहां से आ जाएगा T2 इक्वल टू T1 प्लस गामा माइनस 1 ब्रैकेट में P2 T1 बाय P1 माइनस T2। देखो यही आ रहा है कि नहीं, ये T2 तुम्हें निकालना पड़ेगा, दोनों जगह वैल्यू पुट करनी है, एक यहाँ वैल्यू T2 पुट करनी है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर निकालना, या T2 को उस साइड ले जाओ, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये कर लोगे ना इस रिलेशन से, ये निकाल लेना इससे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब इसमें आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं गया, चलो यही तो करना है। अब यहाँ से पढ़ेंगे डेफिनेशंस। अब यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री टाइप को चलेगा कुछ, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन जो आएंगी। पहला है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब यहाँ डेफिनेशन चलेंगी 10-12 डेफिनेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये काम अगर तुम लोग खुद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, रटने का काम है, लेकिन इसके क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो इससे मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, इसको ध्यान सुनेंगे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो ना केवल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स के बारे में बताए, बल्कि कितनी हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है उसके बारे में बताए, उसे कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मतलब समझ आ गया कि नहीं। इक्वेशन विच नॉट ओनली इंडिकेट्स reactants and products in the equation but also indicates amount of heat released or absorbed। इस तरीके से, जैसे मान लो, रिपीट कर दो। मैंने बोला C प्लस, एक बार सुन लेंगे, C प्लस हाफ O2 gives CO, C प्लस हाफ O2 gives CO, डेल्टा H है इसका से -200। तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन which not only indicates number of moles of reactants and products but also indicates amount of heat evolved or absorbed, क्लियर हो गया कि नहीं। क्लियर हो गया सबको कि नहीं। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में तो बताया ही बताए, साथ में किसके बारे में बताए, कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। दूसरी डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन लिखना तुम, हीट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्पेशली इसका फैक्टर से फैक्टिंग आता है पेपर के अंदर। हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फास्ट लिखेंगे थोड़ा सा। अमाउंट ऑफ हीट चेंज when number of moles as represented by balanced chemical equation, number of moles of reactants as represented by balanced chemical equation have completely reacted। समझ आ गया कि नहीं है। देखो जैसे ये है ना, मैंने बोला 2H2 plus O2 gives 2H2O। मैंने बोला N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ भी प्लस हीट, यहाँ भी, दोनों की दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है। तो ये है हीट ऑफ रिएक्शन, यानी 2 मोल H2 और 1 मोल O2 कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए।
1 मोल N2 3 मोल H2 कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए और 2 मोल NH3 बनाते हैं, समझ गए कि नहीं? ये हीट ऑफ रिएक्शन है। क्या बोला मैंने, समझ आ गई छवि की नहीं? क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants as represented by balanced chemical equation have completely reacted. This is called as heat of reaction. और अगर मैं ऐसे कहूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो क्या लिख देंगे इसमें? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ऑल दिस डेटा इफ इट इज एट 298 केल्विन एंड 1 बार, समझ आएगा नहीं? अगर ये डेटा 298 केल्विन और 1 बार पे है, टेम्परेचर हो सकता है चेंज कर दे, हम उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं। 298 केल्विन और 1 बार पे है तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं? है डेफिनेशन को ऐसे बोल लो मन में कि तुम्हें पता रहे कि हाँ क्या मतलब है इसका, गलती मत करना बिल्कुल भी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, ये पेपर में काफी बार आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, डिपेंड करेगा इस पे कि नहीं? मान लो मैंने रिएक्शन ली से C plus O2 gives CO2, डेल्टा एच है इसका -400, -393 के आसपास होता है किलो जूल पर मोल में। माइनस ये वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ इसका कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ऐसे पूछ लेगा। तो अगर तुम्हें डेटा का हल्का बहुत आइडिया नहीं है तो नहीं कर पाओगे कुछ। डेल्टा एच आया -400 किलो जूल पर मोल। मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? -8। समझ गए कि नहीं? है ये चीज है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज करेंगे तो फिर डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज कर जाएगी, हीट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाएगी। हीट ऑफ रिएक्शन विल चेंज विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। हीट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज with increase in quantity of reactant. Second point, physical state of reactants or products. Physical state of reactants or products. पहला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? यही एग्जांपल के थ्रू तुम्हें मन में बोलना है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सपोज मैंने तुम्हें बोला H2 plus half O2 gives H2O और यहां लिया लिक्विड, इसका डेल्टा H बोला कितना होगा? और ऐसे ही H2 plus half O2 gives H2O गैसियस, दोनों का डेल्टा सेम होगा अलग होगा? तो फिजिकल स्टेट आल्सो चेंजेस द हीट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल स्टेट आल्सो, जैसे मान लो यहाँ पे हीट रिलीज हुई -400, माइनस वैसे 300 का -285 होती है शायद, मेरे को जो ध्यान आ रहा है -400 है मान लो हीट रिलीज। यहाँ -300 ले लो बेशक, -300 ले लिया, हीट रिलीज हुई है। तो अब इधर कितनी रिलीज होगी? इधर देखो, अब ये डिफरेंस कहाँ आया? ये तो गैस है, ये गैस है, ये भी नीचे गैस है, ये गैस है। डिफरेंस यहाँ है ना। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, लिक्विड से गैस बनाने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी ना। तो मैंने हीट दी यहाँ पे, मान लो प्लस 40 किलो जूल हीट दे दी, 40 दे दी, तो +40 दी ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हीट रिलीज कम हो जाएगी कि नहीं? अब -260 हो जाएगी कि नहीं? नहीं समझ आया? एक मैं हिंट दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स करने का तरीका बता रहा हूँ कि लिक्विड से गैस बनाएंगे तो हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ रही है, इसलिए जो रिलीज एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और -260 आ जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो भी रिएक्शन हो रही है, मान लो पानी के अंदर वो सही तरीके से हो रही है रिएक्शन, और पानी की जगह मैंने ले लिया CCl4 या बेंजीन या CS2, तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा कि नहीं? चेंज हो जाएगा ना हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन। हीट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन। वो डिपेंड करेगा ना किसमें ज्यादा घुल रहा है, वो डिसॉल्व किसमें ज्यादा कर रहा है। डिसॉल्व ज्यादा करेगा तो हीट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। फोर्थ, हीट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन। Heat of reaction changes with change in concentration. Fourth ना allotropic modifications. Allotropic modification. Allotropic modification. अब इसे बताओ allotropic modifications में मैंने बोला कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में और O2 डाला, हीट रिलीज हुई, डेल्टा एच होगा नेगेटिव, वही -390 के आसपास की। और कार्बन डायमंड की फॉर्म में, तो क्या हीट रिलीज सेम होगी? नहीं।
अब इसमें ध्यान रखना, इस पे चेंज होगा क्योंकि ग्रेफाइट से डायमंड बनाते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती, ग्रेफाइट से डायमंड बनाने में। तो दोनों की हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चेंज होगी ना, दोनों चेंज। तो एलोट्रोप पे डिपेंड करेगा, अगर एलोट्रोप डिफरेंट है तो हीट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट, जबकि फेज सेम होगा इसमें, ग्रेफाइट भी सॉलिड फॉर्म में है और डायमंड भी सॉलिड फॉर्म में। हाँ ग्रेफाइट वो तो आगे आएगा ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन उसमें पढ़ाऊंगा, अभी रहने देना, ठीक है। ग्रेफाइट की जीरो होती है, रोम्बिक सल्फर की जीरो होती है और व्हाइट फास्फोरस की, तीन केस ध्यान रखना जरूर। नेक्स्ट अब आएगा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ये लिख दो, फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ किरचॉफ से क्वेश्चन में, याद आया कि नहीं? Yes, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp, यानी Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे ये चेंज हो रहा है विद चेंज इन टेम्परेचर, एंथैल्पी चेंज हो रहा है विद चेंज इन टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है तो चेंज कर जाता है। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी भी चेंज करता है, बस Cp ऑफ प्रोडक्ट्स हम क्या लिखेंगे, Cv ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट्स, Cv ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट्स। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो ये यहाँ पे क्या है, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। फिर ये यहाँ पे क्या है, एलोट्रोपिक, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है ना, डेल्टा चेंज हो रहा है, नहीं समझाया? T1 पे डेल्टा H1 है, T2 पे डेल्टा H2 है, तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर आल्सो। टेम्परेचर जिसपे हमने रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को लिया हुआ ना, वो भी डिफाइन करता है डेल्टा H को, वो भी डिफाइन करेगा डेल्टा H को। तो ये यहाँ पे आ गया हीट ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन में 5 बताया मैंने तुम्हें यहाँ पे। कौन कौन से? फिजिकल स्टेट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टेट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन और टेम्परेचर एट विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन। किरचॉफ के इक्वेशन के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट वन करेंगे आगे, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। एक बार ना रीजॉइन करेंगे थोड़ी देर के लिए, रीजॉइन करना है थोड़ी देर के लिए।